चलो बेटा, कैसे हो? अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात की थी बच्चों, जो हीट कैपेसिटी होती है, उष्माधारिता होती है, उसके अपने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फिर अपने स्टार्ट किया था अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म जो एनर्जी की थी, वर्क। ओके, वर्क की अपन बात करें थी, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं बेटा। हेडिंग तो कल हमने लिखी थी और कुछ पॉइंट्स अपने डिस्कस भी किए थे। वर्क यानी डब्ल्यू यानी कार्य। ओके, इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेगा बेटा। चलो बच्चों देखो, वर्क के लिए अपने क्या कहा था, वर्क वर्क क्या होता है? एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर होती है। क्लियर? यानी क्या कहा था बच्चों, ऊर्जा क्या कार्य क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है जो एक निकाय से दूसरे निकाय की तरफ स्थानांतरित होता है। क्लियर? ठीक है बेटा। और अपने कहा भी था थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है, कार्य होता है, उसको हम मेनली क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। क्लियर? एक पिस्टन और कंटेनर वाला हमने जैसे गैसेस सिस्टम का डायग्राम बना के अपने थोड़े फिजिक्स के फॉर्मूला की हेल्प से देखा भी था कि वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है। ओके, तो आपको ध्यान हो तो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला आया था लास्ट में फाइनली, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। यस और नो? अरे यहां तक बात की थी बच्चों, ध्यान है ना? क्लियर? इसके आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखो नॉर्मली क्या बच्चा क्या करेगा, इस एक फॉर्मूले को ही रट के रखता है। फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन कई बार थोड़े से फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके चेंज करके क्या हमें ऑप्शन दे देगा, वहां हमें बोथ वाला ऑप्शन भी करना पड़ सकता है, या फिर एक स्पेसिफिक कंडीशन पूछे तो ध्यान रखना इसको मॉडिफाइड करके कैसे हम यूज करते हैं, समझना बेटा। नॉर्मली जो वर्क डन की बात करें तो वर्क डन में क्या करेगा, दो कंडीशन डिस्कस करवाता है बेटा। कौन सी? एक तो होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। मैंने क्या बोला, आपसे पूछेगा वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस या वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब बच्चा कहेगा सर ये सब क्या है, तो आपको याद है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या डिटेल से पढ़ा इस चीज को, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है। ओके, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय थोड़ा सा वापस रिपीट करवा रहा हूं बेटा। देखो क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है वो प्रोसेस जो क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस। अरे याद है ना, यानी रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, रिवर्स का मतलब भी क्या होता है, वापस आना। ओके, यानी वो प्रोसेस जो क्या होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रक्रम। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी क्या होता है, वो प्रोसेस जो क्या होते हैं ओनली एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट होते हैं, यानी एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो नॉर्मली एक लाइन आती है क्या, आगे अपने काम भी आएगा। जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं, वो होते हैं इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के होते हैं। मैंने क्या कहा, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मैक्सिमम है, सारे तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के होते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अपना एग्जांपल लो बेटा। अपन नॉर्मली देखते हैं, मान लो एक बच्चा है, बच्ची जो भी है बेटा, बच्चे का जन्म होता है, फिर हमें पता है बच्चों क्या होता है, जो नॉर्मली क्या जो चाइल्ड फेज होती है, उसके बाद क्या होता है एडल्ट फेज होती है, फिर क्या होते हैं बेटा, लास्ट में बुढ़ापा आता है, लास्ट में काम हो जाता है। अरे होता नहीं होता, लेकिन ये क्या रिवर्सिबल है क्या, अरे बूढ़े से वापस जवान हो गया फिर बच्चा हो गया, ये कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्या? नहीं बच्चों, क्या होता है, एक इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है। क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, सही है, रिवर्सिबल होता तो बढ़िया हो जाता, होता ना, लेकिन होता क्या, नेचर को पता था ऐसे इनबैलेंस हो जाएगा तो उसने इरिवर्सिबल बना दिया। क्लियर? या जैसे मान लो प्लांट के रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो क्या होता है बेटा, सीड होता है, फिर क्या होता है, उससे प्लांट बनता है, फिर क्या होता है, ट्री बनता है, फिर क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, फिर क्या होता है, फ्रूट्स बनते हैं बेटा। अपोजिट होता है क्या, उसी ट्री के रेस्पेक्ट में बात करें, हाँ साइकिल दोबारा चल सकता है, लेकिन ये जो मैंने एक साइकिल बोला है उसमें क्या होगा बेटा, जैसे एक प्रोसेस मैंने बोला है तो पहले सीड आए, फिर फ्लावरिंग हुई, फिर ट्री बना, फिर लास्ट में प्लांट बना, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। नई जनरेशन होगी तो साइकिल जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन एक प्रोसेस की बात करें तो क्या होगा बेटा, यानी इरिवर्सिबल होता है, यानी क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट होता है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, नॉर्मली यहां वर्क को क्या करेगा, दो कंडीशन में डिस्कस करवाएगा, एक क्या होगा इरिवर्सिबल, एक आएगा रिवर्सिबल। क्लियर? ठीक है, ये तो मैंने नेचर से कंपेयर करके आपको बताया है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कैसे समझना है। क्लियर? अपने चैप्टर की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में इस बात को कैसे समझाता है, नॉर्मली अगर अपन बात करें बेटा तो समझना इस बात को, जो नॉर्मली यहां पर क्या करेगा, दो टाइप के फोर्स को कंसीडर करता है। क्या कहा, दो टाइप के फोर्स कौन से, एक होता है ड्राइविंग फोर्स, एक होता है
अपोजिट फोर्स। मैंने क्या कहा? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब चालक बल या चालन बल, यानी आगे चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल। काम खत्म। अपोजिट फोर्स विरोधी बल, यानी क्या? वापस पीछे लेके आने के लिए रेस्पॉन्सिबल। समझ में आ गया? क्लियर? अब इतना तो बच्चे को कॉमन सेंस है कि मैंने दो फोर्स बोले हैं, कौन सा? ड्राइविंग फोर्स और अपोजिट फोर्स है। कौन सा फोर्स किस प्रोसेस में काम करेगा? इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इरिवर्सिबल का मतलब मैंने क्या कहा? मान लो कोई प्रोसेस, मान लो यहां से यहां तक कंप्लीट हो रहा है बेटा। मान लो यहां से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट पी तक हमें जाना है। क्लियर? मैंने क्या कहा? कोई प्रोसेस मान लो पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ था और जाना कहां तक है? पॉइंट पी तक हमें जाना है। ओके, तो क्या होगा बच्चों? ये मान लो पॉइंट, पहले मान लो इस पॉइंट पर आया, फिर इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आया, फिर क्या होगा? करते करते पी तक पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? ये है बेटा इरिवर्सिबल। ओनली क्या हो रहा है? ओ से पी की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है बेटा? ये है इरिवर्सिबल वाली कंडीशन, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वाली कंडीशन। क्लियर? मैंने जो दो फोर्स बोले थे, कौन सा? एक तो मैंने बोला था ड्राइविंग फोर्स, एक मैंने बोला था अपोजिट फोर्स। ये क्या है? एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट क्यों होता है? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, आगे की दिशा में जाता है। क्यों? इसमें ओनली एंड ओनली एक ही फोर्स काम करता है, वो कौन सा होता है? ड्राइविंग फोर्स वर्क करता है। समझ में आ गया? ओनली एक ही प्रोसेस काम करेगा, एक ही फोर्स, कौन सा? ड्राइविंग फोर्स, चालन बल। आ गया समझ में? जो इसको आगे लेके जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा, अब बात करें दूसरा प्रोसेस। मैंने क्या कहा? मान लो वही हमें ओ से क्या करना है बेटा? पी तक हमें जाना है। ओ से पी तक जाना है तो कई सारे पॉइंट्स हैं। मान लो पहले यहां गया, ये तो कौन सा फोर्स है? पॉइंट ओ से इस पॉइंट पर गया, ये कौन सा फोर्स की वजह से हो रहा है बेटा? ये ड्राइविंग फोर्स की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर अपोजिट फोर्स भी साथ में वर्क करे, विरोधी बल भी कार्य करे, तो इसको इस पॉइंट से वापस क्या होगा? थोड़ा पीछे लेके आएगा, फिर वापस थोड़ा आगे जाने का एफर्ट करेगा, तो अपोजिट फोर्स वापस क्या करेगा? पीछे लेके आएगा, फिर थोड़ा आगे जाने का एफर्ट करेगा, अपोजिट फोर्स क्या करेगा? वापस थोड़ा पीछे लेके आएगा, फिर थोड़ा आगे जाने का एफर्ट करेगा, और अपोजिट फोर्स क्या करेगा? वापस पीछे लेके आएगा। और हमें पता है प्रोसेस क्या? थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर थोड़ा सा वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में। और हमें पता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अग्र और पश्च दोनों दिशा कौन से प्रोसेस में काम करती है? रिवर्सिबल प्रोसेस में काम करती है। यस और नो? क्लियर? इसका मतलब ये जो कंडीशन है बेटा, ये किसके लिए होगा? ये रिवर्सिबल के लिए होगा, उत्क्रमणीय के लिए होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो मैंने क्या कहा बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है? ओनली एक ही फोर्स काम करता है। ओके, और वो कौन सा होता है? ड्राइविंग फोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? किसी प्रोसेस को ओनली आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। क्योंकि ड्राइविंग फोर्स का काम ही क्या है? ड्राइव करना, आगे लेके जाना। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। और बात करें रिवर्सिबल की, रिवर्सिबल का मतलब ही क्या होता है? रिवर्स आना, वापस पीछे आना। ध्यान है ना? वापस पीछे कब आएगा? जब वापस पीछे आने के लिए कोई फोर्स रेस्पॉन्सिबल हो, कोई एनर्जी काम करे। यस और नो? और उस फोर्स को क्या कहते हैं? अपोजिट फोर्स, विरोधी बल। विरोधी बल मतलब क्या? उसके आगे जाने का विरोध करेगा तो वापस उसे पीछे लेके आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा समझाने का पर्पज क्या है बच्चों? देखो, नॉर्मली बच्चा क्या करेगा? इस एक ही फॉर्मूले को रट के रखता है, लेकिन ये एक्चुअल में फॉर्मूला क्या? दो अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, एक इरिवर्सिबल के लिए, दूसरा रिवर्सिबल के लिए। ओके, देखो मेन फॉर्मूला यही है, इससे मॉडिफाइड करके यूज करते हैं। कैसे? इरिवर्सिबल वाले की अगर बात करें तो इरिवर्सिबल वाला क्या होता है? डेफिनेट पाथ में कंप्लीट होता है, निश्चित पथों में संपन्न होता है। मैंने क्या कहा? जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वाला है वो क्या? निश्चित पथों में संपन्न होता है, निश्चित पदों में, यानी डेफिनेट स्टेप होंगे बेटा इसके। कैसे? मान लो यहां से यहां गया, फिर 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 यहां से यहां गया। अरे डेफिनेट स्टेप है या नहीं है? निश्चित पद है या नहीं है? है बेटा। जैसे नेचुरल प्रोसेस वाला हम देख सकते हैं बेटा, क्या एक फिक्स स्टेप होते हैं। मैंने कहा था जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। और नेचुरल प्रोसेस में देख सकते हैं बेटा, चाहे अपनी लाइफ हो, चाहे प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल हो, आप देख सकते हो फिक्स स्टेप है या नहीं है? है बेटा। कि नॉर्मली क्या होगा? मान लो इतनी एज तक क्या होगा? मान लो बच्चा होगा, फिर क्या होगा? यंग होगा, और उसके बाद क्या होगा? ओल्ड एज यानी बूढ़ा हो जाएगा। क्लियर? या फिर जैसे प्लांट्स में आप देख सकते हैं क्या होगा, यानी इतने टाइम तक क्या होता है? ये प्लांट की फॉर्म में रहेगा, फिर ट्री बनेगा, इतने टाइम बाद फ्लोरिंग होगी, इतने टाइम बाद क्या होगा? फ्रूट्स बनेंगे। यस और नो? अरे मैंने क्या कहा, समझ में आया? तो ये फिक्स स्टेप है या नहीं है? और ये जो साइकिल हमने बोला है ये क्या होता है? इरिवर्सिबल नेचर का होता है। तो मैं क्या कहूंगा? इरिवर्सिबल वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है?
कैसे होगा बेटा, डेफिनिट स्टेप में कंप्लीट होता है, निश्चित पदों में संपन्न होता है। क्लियर। तो इसके लिए वर्क डन जब कैलकुलेट किया जाता है तो क्या लिखेंगे, W इरिवर्सिबल इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V, यही लिखा जाता है। नोट नहीं करना है, सिर्फ समझते जाना है, रटना नहीं है बेटा, समझना इस बात को। तो मैंने क्या कहा, इस वर्क डन को क्या करेगा, दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, एक तो इरिवर्सिबल के लिए, दूसरा रिवर्सिबल के लिए। तो इरिवर्सिबल को, इस फॉर्मूले को इसी टाइप से लिखता है, नो चेंज। आ गया समझ में, क्लियर। लेकिन बात करूं रिवर्सिबल के लिए, तो देखना बेटा रिवर्सिबल में क्या होता है। अब आपसे बोले W रिवर्सिबल, तो देखो बेटा इसे कैसे कन्वर्ट करना है। P एक्सटर्नल तो नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो P एक्सटर्नल ही रहेगा। लेकिन बात आती है डेल V। डेल V क्या है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम यानी अगर फिक्स स्टेप में हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहां पर वॉल्यूम इतना था, फाइनली इतना हो गया, तो फाइनल माइनस से इनिशियल कर देंगे, यस और नो। लेकिन दिक्कत किस में आती है, रिवर्सिबल वाले में। रिवर्सिबल वाले में दिक्कत आती है, तो रिवर्सिबल वाला एक्चुअल में क्या हो रहा है, अरे फिक्स स्टेप में हो रहा है क्या। मान लो क्या होगा बेटा, 10 मीटर आगे डिस्प्लेस हुआ, क्या विस्थापित हुआ, तो क्या होगा, 2 मीटर वापस पीछे आ गया, फिर 10 मीटर आगे गया, 2 या 3 मीटर वापस पीछे आ गया, 10 मीटर आगे गया, 2 या 3 मीटर वापस पीछे आ गया। इसका मतलब है आगे तो जा रहा है, प्रोसेस तो हो रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन क्या होगा, यानी उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, माइक्रो चेंजेस होता है, सूक्ष्म परिवर्तन होता है। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया बेटा। कैसे, सपोज करो जैसे मान लो इरिवर्सिबल वाला, क्या ये तो फिक्स स्टेप में हो रहा है, यहां से यहां तक मान लो, जैसे इसको मैं बोलूं पॉइंट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ओ से ए तक गया, मान लो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। फिर ए से बी पर गया, वापस 10 मीटर और आगे शिफ्ट हुआ, फिर बी से सी पर गया, 10 मीटर और शिफ्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन इसकी बात करूं इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में, अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं, तो रिवर्सिबल की बात करूं तो क्या होगा बेटा, अगर ओ से ए पर जाएगा तो 10 मीटर आगे शिफ्ट हुआ, तो हमें पता है अपोजिट फोर्स वापस पीछे लेके जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। वो सपोज करो 5 मीटर वापस पीछे ले गया, इसका मतलब चेंज तो कितना हुआ है, 5 मीटर ही तो हुआ। अरे समझ में आ गया, क्लियर। फिर क्या होगा, वहां से वापस क्या बी की तरफ शिफ्ट होगा, तो 10 मीटर आगे शिफ्ट हुआ, तो अपोजिट फोर्स वापस क्या 5 मीटर पीछे लेके जाएगा। इसका मतलब है इसमें जो चेंज होता है वो तो एक फिक्स स्टेप में होता है, उसमें तो कोई अपोजिट फोर्स नहीं है। लेकिन रिवर्सिबल वाले में बात करूं तो हमें पता है अपोजिट फोर्स वर्क करता है, नहीं करता, अपोजिट फोर्स वर्क करता है। तो जितना चेंज नॉर्मली होना चाहिए उसकी बजाय क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, माइक्रो चेंजेस होता है, यानी क्या, यानी सूक्ष्म परिवर्तन होता है। इसका मतलब थोड़ा नेग्लिजिबल चेंजेस अगर होगा तो बच्चों ये बताओ, छोटे छोटे स्टेप में वर्क कैलकुलेट करेंगे क्या, यानी यहां से यहां तक इतना तो पी डेल वी इतना आ गया, यहां से यहां तक इतना पी डेल वी इतना आ गया, यहां से यहां तक इतना पी डेल वी इतना आ गया, यहां से यहां तक इतना पी डेल वी इतना आ गया। इतनी माथापच्ची की जरूरत है क्या, नहीं। तो फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, जहां पर जो चेंजेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तब क्या करते हैं बेटा, फाइनली क्या, तुम चेंज होते रहो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, माथापच्ची करते रहो। अपन क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट कंसीडर करते हैं कि फाइनल चेंजेस कब होता है, तो यहां से लेकर वहां तक है, मिनिमम से मैक्सिमम तो जो वैल्यू होती है उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, यस और नो। अरे ध्यान है ना। तो क्या करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, डेल वी ना लिख के क्या लिखता है बेटा, डीवी लिखता है। ये मैंने डीवी क्यों लिखा समझ रहे हो ना, जब चेंजेस ज्यादा होता है तो डेल यूज करते हैं, और चेंजेस अगर नेग्लिजिबल होते हैं बेटा तो क्या करता है, डी यूज करता है। ध्यान है ना, ठीक है बेटा। इसके रेस्पेक्ट में बात करें, जैसे डेल्टा और इसकी बजाय क्या डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर, ठीक है। और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, चेंज किसमें होता है, वॉल्यूम में। इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 है बेटा, क्लियर। और यहां हम इसको जैसे क्या लिखते हैं, इसको सीधा क्या लिखते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल, और क्या लिखते हैं, डेल वी को सीधा लिखते हैं V2 माइनस V1 से। समझ में आ गया, क्लियर। जबकि यहां पर क्या होता है, माइक्रो चेंजेस होता है, माइक्रो चेंज होता है तो जहां से लेकर जहां तक चेंज हो रहा है उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, इस फॉर्मूले को रट के रखता है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। बच्चे से पूछे वर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला या कौन सा रिलेशन पॉसिबल है, तो बच्चा क्या करेगा, दोनों को अगर कंसीडर करे तो बोथ का ऑप्शन भी जा सकता है, क्योंकि क्लियर नहीं बोला है कि किसके लिए पूछ रहा है। लेकिन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मेंशन कर रहा है तो जरूर ध्यान रखना कौन सा किसके लिए होगा,
कैसे होगा, समझ में आ गया, यस और नो। और यहां तक कोई डाउट है? इरिवर्सिबल के लिए ऐसे क्यों लिखा और रिवर्सिबल के लिए ऐसे क्यों लिखा? क्लियर। एक क्वेश्चन इसमें और बेटा, क्या कि वर्क डन नॉर्मली दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा? मैंने क्या कहा, वर्क डन को अगर कंपेयर करूं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों को अगर कंपेयर करूं तो एक में बताना हो कि ये ग्रेटर है ये लेस है, तो कौन सा ज्यादा होगा? रिवर्सिबल वाला ज्यादा होता है बेटा। मैंने क्या कहा, डब्ल्यू रिवर्सिबल डब्ल्यू ई रिवर्सिबल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। बच्चा कहेगा सर क्यों? तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, मैंने कहा था वर्क का मतलब ही क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। कोई सिस्टम जितनी एनर्जी लॉस कर रहा है उसका वर्क डन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ वाला एग्जांपल लिया था। हम ज्यादा काम करेंगे हमें ज्यादा थकान फील होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि हमारा एनर्जी लॉस ज्यादा हुआ है। यस और नो? तो क्या कहेंगे, जिस प्रोसेस में एनर्जी लॉस ज्यादा हुआ है उसमें वर्क डन अपने आप ज्यादा होगा। क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे? इसमें तो क्या होगा, एनर्जी लॉस तो इसमें भी हो रहा है लेकिन ज्यादा एनर्जी लॉस किसमें होगा, रिवर्सिबल वाले में होगा। कैसे बच्चों? इसमें तो क्या फिक्स स्टेट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपोज करने के लिए कोई फोर्स अवेलेबल है नहीं है विरोध करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, पहले तो क्या होगा, यानी आगे की साइड में शिफ्ट हो रहा था एंड कुछ एनर्जी लॉस कर रहा था, लेकिन क्या अपोजिट फोर्स वापस इसे क्या कर रहा है, पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब है यहां से यहां तक आने में इससे जितना वर्क करना पड़ा रिवर्सिबल वाली कंडीशन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, अरे ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा या नहीं करेगा? ज्यादा लॉस एनर्जी करना पड़ेगा बेटा। मैंने क्या कहा, क्यों? यहां पर साथ में एक अपोजिट फोर्स भी वर्क कर रहा है। ओके, एक सिंपल सी बात है बेटा, देखो डेली लाइफ का अपना एग्जांपल है। मान लो जैसे क्या, एक नॉर्मल वेदर है, मान नॉर्मल क्लाइमेट है जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मुझे यहां से लेकर वहां तक जाना है, तो सपोज करो अब नॉर्मल क्लाइमेट है, कोई दिक्कत नहीं है, एयर की डायरेक्शन वगैरह जो नॉर्मल है बेटा वही है, एयर का प्रेशर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ, एक कंडीशन है, मान लो मैं यहां से लेकर सामने वाली वॉल तक जा रहा हूं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या, मान लो जो बैड वेदर वाली कंडीशन है, मौसम खराब हो रहा है, तो क्या होगा, मान लो एयर की डायरेक्शन क्या मेरे अपोजिट है, एयर की डायरेक्शन मेरे अपोजिट है। तो अब हम देख सकते हैं इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमें इस पॉइंट से सामने वाली वॉल तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन में क्या, सिर्फ हमें नॉर्मल वे में एनर्जी लॉस करना पड़ रहा था जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी एयर की डायरेक्शन नहीं थी, यस और नो। लेकिन सेकंड कंडीशन में मैंने बात की तो सामने जाने के लिए तो एनर्जी लॉस करना पड़ता ही पड़ता है, सीधी सी बात है, वहां तक जाऊंगा तो एनर्जी लॉस तो करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन में ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे अपोजिट अगर एयर की डायरेक्शन है, मेरे अपोजिट जो एयर की डायरेक्शन है वो मुझे वापस पीछे की तरफ लेके आएगी, तो उसको क्या करूंगा, उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे आगे और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आगे की डायरेक्शन में, यस और नो। अरे तभी तो मैं आगे जा पाऊंगा, वरना तो मुझे साथ में ले जाएगी एयर की डायरेक्शन, यस और नो। मैंने क्या कहा, समझ में आया बेटा? जो मैंने एयर का जो फोर्स बोला है बेटा अपोजिट साइड में, वही क्या है, अपोजिट फोर्स है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, हम आगे लेके जाने के लिए, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हमारी बॉडी के थ्रू, वो तो क्या है, ड्राइविंग फोर्स। बात समझ में आ गई? क्लियर, चालन बल आगे चलाने के लिए, क्लियर। और जो एयर के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो है बेटा अपोजिट फोर्स, यानी विरोधी बल, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हमारे अगेंस्ट अगर एयर की डायरेक्शन है तो कॉमन सेंस है हमें उस पॉइंट तक जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। और हमें पता है जहां पर एनर्जी लॉस ज्यादा वर्क डन ज्यादा। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर। अरे बात समझ में आई क्या? तो नॉर्मली अगर हम कंपेयर करें तो क्या करेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस के कंपैरिजन में रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है बेटा, वर्क डन ज्यादा होता है। क्यों? इरिवर्सिबल में ओनली क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स को कंसीडर करता है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ड्राइविंग के साथ साथ क्या होता है, अपोजिट फोर्स को भी कंसीडर करता है, यानी चालन बल के साथ साथ विरोधी बल को भी शामिल किया जाता है। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर, ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? नोट करो बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो इरिवर्सिबल प्रोसेस, लिखो इरिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible process, irreversible process, irreversible process is completed in definite steps, irreversible process is completed in definite steps। बेटा ये जो मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई डाउट हो बता देना, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अच्छे समझना, रटना नहीं है। लिखो
For irreversible, देखो irreversible process is completed in definite steps. So ये पहले वाला फॉर्मूला लिखो. So W irreversible is equal to ये हिंदी में लिखो. लिखो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम निश्चित पदों में संपन्न होता है. अनुत्क्रमणीय प्रक्रम निश्चित पदों में संपन्न होता है. अनुत्क्रमणीय प्रक्रम निश्चित पदों में संपन्न होता है. निश्चित पदों में संपन्न होता है. अतः ये लिखो बेटा ऊपर वाला फॉर्मूला. लिख लिए. दूसरा लिखो, नेक्स्ट वन लिखो. रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस reversible process is completed many micro steps. Reversible process is completed in many micro steps. In many micro steps. So ये लिखो बेटा हिंदी में लिखो उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम कई सूक्ष्म पदों में संपन्न होता है. उत्क्रमणीय प्रक्रम कई सूक्ष्म पदों में संपन्न होता है. अतः तो W रिवर्सिबल इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखो. ये लिख लिए. चलो बेटा और स्टार मार्क करके ये पॉइंट जरूर लिख लेना. लिखो जनरली, लिखो जनरली, जनरली द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, जनरली द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, जनरली द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस is greater compared as irreversible process. Generally the work done in reversible process is greater compared as irreversible process, is greater compared as irreversible process. Generally the work done in a reversible process is greater compared as irreversible process. Because मैं रीजन जरूर लिखाता हूं बेटा, ऐसा क्यों हुआ रीजन ध्यान होना चाहिए. because in a reversible process, because in a reversible process, because in a reversible process, because in a reversible process driving force, driving in a reversible process driving force and opposite force, driving force and opposite force both are considered. Because in a reversible process driving force and opposite force both are considered, while in irreversible process, while in irreversible process only driving force is considered, while in irreversible process only driving force is considered, while in irreversible process only driving force is considered. So
So the energy loss in a reversible process. So the energy loss in a reversible process. So the energy loss in a reversible process. So the energy loss in a reversible process is greater compare as irreversible process. So the energy loss in a reversible process is greater compare as irreversible process. Greater compare as irreversible process. So the energy loss in a reversible process is greater compare as irreversible process. Clear? बात समझ में आई बेटा? हिंदी में लिखो, स्टामा करके लिखना। सामान्यतः अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिक होता है। सामान्यतः अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिक होता है। सामान्यतः अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिक होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिक होता है क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में उत्क्रमणीय प्रक्रम में चालक बल, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में चालक बल व विरोधी बल, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में चालक बल व विरोधी बल क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में चालक बल व विरोधी बल दोनों को शामिल किया जाता है। क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में चालक बल व विरोधी बल दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में केवल चालक बल को शामिल किया जाता है। जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में केवल चालक बल को शामिल किया जाता है। जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में केवल चालक बल को शामिल किया जाता है। अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम में ऊर्जा हानि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में अधिक होती है। अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम में ऊर्जा हानि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में अधिक होती है। अतः उत्क्रमणीय प्रक्रम में ऊर्जा हानि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में अधिक होती है। क्लियर? तो जहां हमें पता है बेटा एनर्जी लॉस ज्यादा होगा वहां वर्क डन भी ज्यादा होगा। यस और नो? क्लियर? अरे मैंने ये बात समझाई है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए कैसे किया, समझ में आ गया? क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर वर्क डन के दोनों फॉर्मूले दे रखे हो तो दोनों भी हमें कर सकते हैं बेटा, लेकिन कंडीशन कौन सी दे रखी है ये जरूर ध्यान रखना। ओनली वर्क डन की बात करिए तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मेंशन कर रखा, तब कौन सा करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा एक बार बच्चों क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, क्या फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, यानी निर्वात में गैस का मुक्त प्रसार यानी जैसे प्रसारित हो सकता है अपने आप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक्चुअल में क्या वहां पर वर्क डन क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। बच्चा कहेगा सर क्यों? तो एक्चुअल में क्या मैं बात कर रहा हूं वैक्यूम की, निर्वात की, और वैक्यूम में हमें पता है पी एक्सटर्नल क्या होगा, 0। अरे सीधी सी बात है, पी एक्सटर्नल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 atm 2 atm 3 atm,
लेकिन वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम निर्वात की बात करें तो हमें पता वायु का दाब क्या मानते हैं, अरे सीधी सी बात है, वायु का कोई जैसे मान लो प्रेशर हो कुछ भी हो बेटा, कंसीडर क्या करते हैं, जीरो, तभी तो हमें पता उसे वैक्यूम बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं बोला जाता। और हमें पता है वर्क डन जो हम कंसीडर करते हैं, तो आपको याद अपने क्या कहा था, वर्क डन है बाय सिस्टम अगेंस्ट ऑफ एक्सटर्नल, क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, याद है ना, बाहरी दाब के विरुद्ध क्या होता है, निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। कल हमने सिलेंडर वाला कंटेनर वजह से बना के देखा था बेटा, सिलेंडर टाइप से, उसमें गैस फिल करके प्रेशर को कंसीडर किया था, यानी सिस्टम वर्क करेगा किसके अगेंस्ट करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट करेगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। समझ में आया कैसे, क्या क्लियर, स्टामा करके लिखो बेटा, लिखो लिखो, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, during the free expansion of gas in vacuum, 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 the work done is zero, the work done is zero। स्टामा कर लेना बेटा इस पॉइंट को, एग्जाम में पूछा हुआ है, during the free expansion of gas in vacuum the work done is zero because ऐसे P external is equal to zero, because P external is equal to zero। क्लियर, हिंदी में क्या लिखेंगे, लिखो निर्वात में मुक्त प्रसार, मुक्त ना कि मुफ्त, निर्वात में मुक्त प्रसार, निर्वात में मुक्त प्रसार के दौरान, निर्वात में मुक्त प्रसार के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। निर्वात में मुक्त प्रसार के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि P एक्सटर्नल बराबर जीरो, P एक्सटर्नल बराबर जीरो होता है। समझ में आया बेटा कैसे किया, यस और नो, क्लियर। ये तो अपने बात की है बच्चों, वर्क क्या होता है, कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर। अब बात करते हैं क्या अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें वर्क पूछे, सीधा बस यही नहीं बच्चों, यही फॉर्मूला आपको मिलेगा, W इक्वल टू P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल डेल V, हर क्वेश्चन इससे हो जाए, नो, अलग अलग कंडीशन आपको देगा, उसमें पूछे वर्क डन, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। ओके चलो बेटा हेडिंग लिखो, लिखो वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोसेस, हिंदी में लिखो विभिन्न प्रक्रमों के दौरान किया गया कार्य, विभिन्न प्रक्रमों के दौरान किया गया कार्य, वर्क डन ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रमों के दौरान किया गया कार्य। ओके इसमें बच्चों देखो अलग अलग प्रोसेस हमें दे सकता है, एक तो क्या जैसे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल वगैरह, एडियाबेटिक वगैरह, ध्यान है ना, साइक्लिक प्रोसेस हो, कोई सा भी प्रोसेस हो, अलग अलग प्रोसेस में हमें पूछ सकता है। ओके जिसमें सबसे पहली कंडीशन में क्या ले रहा हूं बेटा समझना, यानी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी क्या कहा, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, बच्चों क्या कहेंगे, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। बच्चों देखो कोई केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी है, इसमें हमें पूछे क्या वर्क डन क्या होगा, पहली कंडीशन में क्या लिख रहा हूं, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो आपको याद है बच्चों, नॉर्मली हमें पता है, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपन क्या करते हैं, W इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस P डेल V, यस और नो, अरे ध्यान है ना। और मैंने कहा था बच्चों जहां केमिकल रिएक्शन की बात आ जाए तो अपन क्या लिखते हैं, अरे फॉर्मूले को डेल एनजी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नहीं करते, करते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे, हमें पता है पीवी, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, तो यहां से क्या लिखूंगा, पी डेल वी, पी डेल वी क्या हो जाएगा, डेल एन जी आर टी। अरे याद है ना, कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मोल्स में चेंजेस देखेंगे, नहीं देखेंगे, मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इनका डिफरेंस, क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, W इक्वल टू माइनस, तो ऐसा कैसा, और आगे क्या बच गया, माइनस डेल एन जी आर टी। आपको याद है बच्चों मैंने क्या कहा था, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में क्या करेंगे,
जहां रिएक्शन की बात आ जाए वहां क्या करना, डेल एन जी की फॉर्म में फॉर्मूला हमें यूज करना है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। और यही बच्चों देखो डेल एन जी का वही तरीका, डेल एन जी क्या होगा, वही एनपी माइनस एनआर, ध्यान है ना? क्लियर? अब हमें पता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, डेल एन जी अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा। कैसे? कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ये माने इफ डेल एन जी इक्वल टू पॉजिटिव, अरे रिएक्शन के अकॉर्डिंग डेल एन जी पॉजिटिव हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा। डेल एन जी अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हमें पता है डेल एन जी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डब्ल्यू किसके साथ आएगा, अरे डब्ल्यू आएगा नेगेटिव के साथ। डब्ल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या कहोगे, वर्क डन ऑन सिस्टम या वर्क डन बाय सिस्टम है, वर्क डन बाय सिस्टम। डब्ल्यू नेगेटिव हो रहा है मतलब वर्क यानी क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है, यानी वर्क मैंने क्या कहा था बच्चों, नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम, निकाय द्वारा कार्य। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है। एक कंडीशन हमें क्या देगा बेटा, इफ डेल एन जी क्या हो, नेगेटिव, अरे रिएक्शन के अकॉर्डिंग डेल एन जी नेगेटिव भी आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। डेल एन जी अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। और डब्ल्यू अगर पॉजिटिव के साथ आ रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू पॉजिटिव होना मतलब वर्क डन है बाय सिस्टम या ऑन सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम, निकाय पर कार्य। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन सिस्टम यानी निकाय पर कार्य। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा, इफ डेल एन जी क्या हो, जीरो हो, तो क्या कहेंगे बच्चों, डेल एन जी अगर जीरो हो जाए तो हमें पता है जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू सीधा जीरो आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, यस और नो? तो आपको क्या करेगा, कुछ भी डाटा नहीं देगा, आपको क्या करेगा, सिर्फ रिएक्शन लिख के दे देगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दे देगा, वर्क डन ऑन सिस्टम है या वर्क डन है बाय सिस्टम है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो बेटा फटाफट। दे रखी हो उसमें अगर हमें पूछे, अरे समझ में आया कैसे करना? ये तो अपने किसकी बात की बेटा, अगर बाय द वे हमें कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी हो तो केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हमें पूछे वर्क डन कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक बात ठीक है? चलो बेटा नंबर टू कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस यानी समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य। तो देखो इस प्रोसेस के लिए वर्क को वैसे अलग कंसीडर करने की जरूरत तो नहीं है कोई खास, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं कई सारे प्रोसेस, तो एक ये भी पढ़ लेते हैं। ओके, इस प्रोसेस में हमें खास कुछ नहीं करना, हमें पता है डब्ल्यू क्या होता है, अरे आइसोबारिक प्रोसेस की जैसे बात करें तो हमें पता है प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, काम खत्म। आइसोबारिक है, समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां से क्या करेंगे, वर्क डन, बाकी हमें कुछ नहीं करना, माइनस का साइन तो हम यूज करते ही हैं, तो पी एक्सटर्नल डेल वी, इससे हमारे पास डायरेक्टली क्या आता है, वर्क आ जाता है। जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दे रखी है, उसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। थर्ड कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा, वर्क डन, क्या कहेंगे, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस यानी सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य। ठीक है,
आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता ही है इसका रोल क्या होता है। तो नॉर्मली अगर वर्क की बात करें तो हमें पता W इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, यस और नो। और हमें पता है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस सम आयतनिक प्रक्रम मतलब वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, यस और नो। अगर V कांस्टेंट होता है तो डेल वी क्या होगा, जीरो। क्लियर, डेल वी अगर जीरो होगा तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या आएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू क्या आता है, जीरो आता है। ओके, तो मैंने कई जगह आपको बोला भी है बेटा, क्या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू जीरो। क्लियर, नोट करो फटाफट। हाँ ठीक है क्या, चलो बेटा अब बात करते हैं वर्क डन की। अगर अपन बात करें बच्चों देखो तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा आपको वर्क डन के बारे में, उस कंडीशन को डिस्कस करते हैं। ओके, तीन कंडीशन अपने डिस्कस की है। नंबर 4 लिखो बेटा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। और बच्चों देखो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, दो टाइप से कंसीडर करता है बेटा। तो इसके आगे मैं क्या लिख रहा हूं, टू टाइप्स, यानी इसको क्या करेगा, दो टाइप से कंसीडर करवाता है। एक तो कौन सा बेटा, रिवर्सिबल, दूसरा क्या, इरिवर्सिबल। तो क्या लिखेंगे बेटा, फॉर रिवर्सिबल, यानी क्या लिखेंगे, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी क्या लिखेंगे, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम के लिए क्या कहा बेटा, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम की बात करें तो हमें कैसे करना है, समझना बेटा इस बात को। अब अच्छे से समझना, पहली बात तो हम किसकी बात करें, आइसोथर्मल में हमें दो कंडीशन देगा, समतापी प्रक्रम में दो स्थिति कौन सी देगा, एक तो रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय, दूसरी देगा इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय। क्लियर, दोनों को डिस्कस करते हैं बेटा, क्या करना है कैसे करना समझना। अगर रिवर्सिबल बोला है तो सीधी सी बात है, एक बात तो श्योर है, जैसे वर्क डन की अपन बात करें बेटा तो हमें पता वर्क डन क्या होता है, अरे अरे माइनस पी डेल वी, यस और नो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी अपन करते हैं नहीं करते, करते हैं। ये तो क्या है, वर्क का नॉर्मल फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के रेस्पेक्ट में इसे रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखूंगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल की बात करूं तो हमें पता है पी एक्सटर्नल तो ठीक है, पी एक्सटर्नल, लेकिन मैं डेल वी लिखूंगा या डीवी लिखूंगा, डीवी लिखूंगा बेटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस अपन ने अभी बात की है, एक स्टेप क्या होता है बेटा, अरे डेफिनेट स्टेप में कंप्लीट होता है या कई सारे माइक्रो स्टेप में कंप्लीट होता है, कई सारे माइक्रो स्टेप में कंप्लीट होता है, और कई सारे छोटे छोटे स्टेप में कंप्लीट होगा तो सभी का बार बार कैलकुलेट करते हैं क्या, नहीं, इनिशियल से फाइनल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, यस और नो। क्लियर, तो इसको क्या लिखेंगे, पी एक्सटर्नल डीवी। क्लियर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, V1 से V2 के रेस्पेक्ट में। मैंने क्या कहा समझ में आया बच्चों, क्लियर। देखो क्या कहा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, डीवी, वॉल्यूम में चेंज होता है बच्चों, तो क्या करेंगे, लिमिट भी वॉल्यूम की लेंगे V1 से V2, V1 से V2 समझ रहे हो ना, V1 मतलब क्या, इनिशियल वॉल्यूम प्रारंभिक आयतन, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम यानी अंतिम आयतन। क्लियर, यहां से अपन क्या कह सकते हैं बेटा, देखो समझना इस बात को, नॉर्मली अपन देखो इसे कन्वर्ट करते हैं तो पीवी क्या होता है रे,
पीवी होता है बेटा एनआरटी, यस और नो, अरे होता है नहीं होता, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू क्या लिखूंगा, एनआरटी अपॉन वी, अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बेटा। तो इस फॉर्मूले को देखो आगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस ये ऐसा कैसा V1 से V2, और P की जगह क्या लिखेंगे, P की जगह क्या लिखेंगे बेटा एनआरटी अपॉन V, और आगे क्या है डीवी है। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं, क्लियर। अब देखो चेंज किस में होगा, वॉल्यूम में हो रहा है, डीवी चेंज इन वॉल्यूम, तो हमें पता है इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एनआरटी का कोई काम है क्या, नहीं, एनआरटी को बाहर लेके आ सकते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे इक्वल टू माइनस एनआरटी, इसको मैं बाहर लिख रहा हूं बच्चों, ये V1 से V2 के तक, और ये क्या बच गया 1/V dV। समझ में आया कैसे किया, एनआरटी को बाहर लिख दिया बेटा, क्लियर, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है, चेंज वॉल्यूम में होगा तो इंटीग्रेशन भी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्लियर। अब आपको ध्यान है बेटा अगर ऐसी कंडीशन आ जाए क्या 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log e बेस x या ln x, अरे ध्यान है ना, log e बेस x या ln x, क्लियर। इसका मतलब बेटा 1/v dv की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ln v, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे बच्चों माइनस एन आर टी क्या हो गया v1 से v2, और ये क्या हो गया ln v हो गया, अरे कैसे हुआ समझ में आया ना, क्लियर। ठीक है बेटा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इक्वल टू माइनस एनआरटी, तो क्या लिखेंगे लिमिट क्या देखो इसकी v1 से v2, तो क्या लिख सकते हैं बेटा ln v2 माइनस क्या लिखूंगा ln v1, यस और नो, अरे बात समझ में आ गई। और हमें पता है बच्चों log x अपॉन y होता है, उसको अपन क्या लिखते हैं log x माइनस log y, अरे लिखते नहीं लिखते, लिखते हैं, तो log x माइनस log y को क्या लिखूंगा log x अपॉन y लिखेंगे बच्चों, तो यहां से क्या लिखेंगे माइनस एन आर टी एल एन क्या लिखेंगे v2 बाई v1, समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं, यस और नो, क्लियर। अरे यहां तक बात ठीक है बच्चों, चलो बेटा तो आगे देखो अपन क्या कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आगे हम इसे कंटिन्यू करें तो देखो बेटा यहां पर जो आ रहा है ये किसकी वैल्यू आ रही है, डब्ल्यू रिवर्सिबल की वैल्यू आ रही है, तो क्या लिखूंगा डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू ये, इसको ब्लॉक कर रहा हूं, कई बार बच्चों आपको ये ऑप्शन है दे देगा, क्लियर। लेकिन हमें पता है देखो ये किसकी टर्म में आ रहा है एल की टर्म में आ रहा है, log e का बेस है, और हमें पता है कैलकुलेशन में जब हम यूज करेंगे तो e का बेस यूज करते हैं 10 का बेस यूज करते हैं, 10 का बेस यूज करते हैं, ध्यान है ना। तो अपन क्या लिखते हैं बच्चों, हमें पता है ln मतलब क्या है log e बेस, और log e बेस को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस और नो। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं 2.303 log, समझ में आया कैसे किया, यस और नो। इसका मतलब इस ln यानी e के बेस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा w रिवर्सिबल इसको क्या हो जाएगा माइनस है एन आर टी मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2.303 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2.303 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा log v2 बाई v1, यस और नो, अरे करेंगे बेटा। तो फाइनली कंप्लीट फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर w रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी log क्या करेंगे बेटा v2 बाई v1, अरे स्क्रीन पे दिख तो रहा है ना, यस और नो, बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ पर V1 का मतलब क्या इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या है बेटा फाइनल वॉल्यूम, क्लियर। अब हमें पता है अपन बात किसकी कर रहे हैं आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है बच्चों PV इक्वल टू क्या होता है PV इक्वल टू nRT, आइसोथर्मल है तो ये कांस्टेंट है या नहीं है, ये सब कांस्टेंट है, तो अपन क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ से P1V1 इक्वल टू क्या लिखते हैं P2V2, यस और नो, अरे लिखते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे P1 अपॉन P2 इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ V2 बाई V1, अरे यस और नो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ध्यान है ना टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अपन ने क्या लिखा था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये P1 है अपॉन में P2, ये V2 अपॉन में V1, यस और नो। तो यहाँ पे V2 बाई V1 की जगह कई बार क्या करेगा प्रेशर की टर्म में भी दे देगा बेटा, ओके। तो क्या लिखेगा W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस 2.303 log क्या करेंगे माइनस 2.303 एनआरटी और log क्या करेगा बेटा P1 अपॉन P2, समझ में आ गया, ये क्या आ गया प्रेशर की टर्म में अपना फॉर्मूला आ गया समझ में। आज तो बच्चे को ध्यान है क्या P1 बाई P2 है या V2 बाई V1 है, लेकिन ध्यान रखना बेटा कुछ टाइम बाद कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना बेटा क्या
ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, P4 पहले, क्या कहा, P4 पहले। P4 पहले का मतलब क्या है बेटा, पहले क्या लेना है आपको, P1 पहले लेना है बेटा, यानी P1 पहले, यानी P1 बाई P2 करना है, ना कि P2 बाई P1। समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो। तो ये अपने क्या किया बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना, फाइनल अपना रिजल्ट कैसे आता है, क्या करना। समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट, नोट करो फटाफट। अरे कर लिया क्या, आगे बढ़े, नोट नहीं किया किसी ने तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी ने नोट नहीं किया तो। चलो बात समझ में आ गई। ये तो अपने क्या कहा, अपन जो आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, उसमें पहली कंडीशन अपने कौन सी देखी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल की, क्लियर। और दूसरी कंडीशन हमें क्या देगा बेटा, इरिवर्सिबल के रेस्पेक्ट में क्या बोलेगा, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो नंबर 2 लिखो बेटा, फॉर irreversible isothermal process, for irreversible isothermal process यानी अनुत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम के लिए, अनुत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम के लिए, अनुत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम के लिए लिख लिया बेटा। अब हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, इरिवर्सिबल वाली चाहिए, इरिवर्सिबल वाली चाहिए। तो हमें पता है बेटा इरिवर्सिबल वाला क्या होता है, अरे डेफिनेट स्टेप में कंप्लीट होता है नहीं होता, होता है बच्चों। तो हमें पता है नॉर्मली हम वर्क का कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, यस और नो, ये तो होता ही होता है। अगर इरिवर्सिबल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल और डेल वी क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, यस और नो, बात समझ में आई। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, वॉल्यूम को अगर मैं रिप्लेस करूं तो हमें पता है बेटा PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, यस और नो। तो यहाँ से V मैं क्या लिख सकता हूं, nRT अपॉन क्या होगा, P बच्चों। अरे V किस जगह क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन P, समझ में आ गया, क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूं, W इरिवर्सिबल, यानी क्या लिखेंगे, W इरिवर्सिबल इक्वल टू P एक्सटर्नल और मल्टीप्लाई बाई V2 की जगह क्या लिखूंगा, nRT अपॉन क्या लिखूंगा, P2 माइनस V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन क्या लिखेंगे, P1। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, nRT को ऐसा कैसे रखा आपने और इसकी जगह P2 क्यों कर दिया, यहाँ P1 क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पता है बेटा V किसके बराबर है, nRT अपॉन P के बराबर। N तो क्या है, गैस के मोल है, वो डेफिनेट है, R गैस कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है। और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू होगी, क्लियर। और हमें पता है वेरिएबल कौन होगा, परिवर्तनशील कौन होगा रे, अगर वॉल्यूम V2 है तो प्रेशर P2, वॉल्यूम V1 है तो प्रेशर P1, समझ में आ गया, क्लियर। यहां से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अगर देखो जो कॉमन है उसको मैं बाहर लेके आ जाऊं तो क्या लिखेंगे, P एक्सटर्नल, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, P एक्सटर्नल तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, nRT और इधर क्या बच गया, 1/P2 माइनस 1/P1, समझ में आ गया। और ये किसके इक्वल आ गया बेटा, W इरिवर्सिबल के बराबर। एक फॉर्मूला तो आपको ये मिल जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाइड करके यूज करें तो कैसे करें बेटा, यहां पर मैं क्या करूं, अगर एलसीएम ले ले तो पहली बात तो वहां अपने पास क्या बच रहा है, देखो
W इरिवर्सिबल इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, और क्या करेंगे बेटा nRT। ये तो ऐसा कैसा है, ठीक है। अगर अपन क्या करें एलसीएम ले ले P1 P2, तो हमें पता है बच्चों P2 से P2 गया, क्या बच गया P1, तो P1, और हमें पता P1 से P1 गया तो क्या बच गया P2, तो P1 माइनस P2। ऐसा भी ऑप्शन हमें दे सकता है, समझ में आ गया, यस और नो। ये जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं बेटा वो ध्यान रखना, एक एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। और एक चीज और खास कर ध्यान रखना बेटा, इफ P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन, क्या कहा P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन है, अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया जाए तब आपको क्या करना है बच्चों, तो ध्यान रखना। और कई बार नहीं देगा, ओके। P एक्सटर्नल क्या करना है इस कंडीशन में, P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, अरे जो फाइनल प्रेशर होगा उसी के इक्वल होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है। हमें पता कोई गैसेस सिस्टम है बेटा, अगर उसके प्रेशर में चेंजेस होता है तो ये बताओ लास्ट में फाइनली प्रेशर कितना हो सकता है, जब हमें पता है एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मान लो गेन ना करे, सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं आ जाए, और हमें पता है बैलेंस पॉइंट कब गेन होगा, जब उस सिस्टम का प्रेशर क्या हो जाए एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए, यस और नो। क्लियर, तो क्या करेंगे, अगर हमें बाय द वे नहीं दे रखा है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको क्या करना है P फाइनल, ठीक है, और P फाइनल यानी क्या करना है P2 के इक्वल कंसीडर करना है। ये किस कंडीशन में अप्लाई करना है, अगर बाय द वे आपको एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया जाए, तो ये ध्यान रखना बेटा, देखते ही समझ जाना कि ये मुझे अप्लाई कब करना है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे और आपको तीन टाइप के प्रेशर दे, क्या एक्सटर्नल प्रेशर ये है, पहले प्रेशर ये था, बाद में प्रेशर इतना हो जाता है, P1 P2 P एक्सटर्नल तीन वैल्यू अगर दे, नहीं बाय द वे तीन ना दे तो दो तो जरूर देगा, तो ध्यान रखना अगर P एक्सटर्नल नहीं दिया जाए तो जो P2 होगा उसी को क्या करते हैं P एक्सटर्नल मान के अप्लाई करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट बेटा, नोट करो फटाफट, नोट करो। अरे कर लिएगा नोट, उजाड़ दे, इसने नहीं किया बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कई बार क्या, ये तो चलो अपने चल की कंडीशन बोली है कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको क्या करना बेटा, रिवर्सिबल मान के आंसर देना है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो लिखो बेटा, इफ देयर आर नो इंफॉर्मेशन, लिखो इफ देयर आर नो इंफॉर्मेशन, if there are no information, if there are no information about reversible or irreversible, about reversible or irreversible process, if there are no information about reversible or irreversible process, if there are no information about reversible or irreversible process, then consider it reversible, then consider it reversible, ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा, यदि यदि उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में कोई जानकारी ना हो, यदि उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में कोई जानकारी ना हो, यदि उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में कोई जानकारी ना हो, यदि उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में कोई जानकारी ना हो तो इसे उत्क्रमणीय मानते हैं, इसे उत्क्रमणीय मानते हैं।
इसे उत्क्रमणीय मानते हैं। इसे उत्क्रमणीय मानते हैं। चलिए बेटा, नोट कर लिया क्या? चलो बेटा बात करते हैं। देखो नेक्स्ट कंडीशन अपने क्या लिखी है, वर्क डन इन ए एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर हमें रुधो संपर्क्रम दिया गया तो उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो समझना बेटा, देखो कैसे करते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू फ्लोट, अकॉर्डिंग टू फ्लोट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपने क्या कहा था, डेल यू। अरे हमें पता है बच्चों, देखो डेल यू क्या होता है, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यस और नो। अरे ध्यान है ना। और हमें पता है बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस बोला है, तो मैंने क्या कहा था, एडियाबेटिक प्रोसेस देखते ही क्यू तो जीरो कर ही देना। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो हमें पता है डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, डेल यू के इक्वल हो गया। और डेल यू क्या होता है बेटा, एन सी वी डेल टी, यस और नो। अरे होता है या नहीं होता, होता है बच्चों। क्या कहा, डब्ल्यू यानी एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्लियर। और हमें पता है डेल यू क्या होता है, एनसीवी डेल टी, क्लियर। ठीक है, अब इसे और कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, देखो समझना। अगर आपको डायरेक्टली एटॉमिसिटी वगैरह गिवन है तो एनसीवी डेल टी से हमारे पास वर्क डन आ सकता है, क्लियर। लेकिन बाय द वे एटॉमिसिटी ना देके इनडायरेक्टली अगर मैं गामा की टर्म में पूछे तो कैसे करना है बेटा, समझना। नॉर्मली हमें ध्यान है सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, गामा, यस और नो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीवी मल्टीप्लाई बाय गामा, यस और नो। अरे सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीवी मल्टीप्लाई बाय गामा, क्लियर। एक आपको याद है बच्चों अपने लिखा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर, यस और नो। अरे मेर रिलेशन याद है ना। तो यहां से क्या लिखूंगा, सीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सीवी मल्टीप्लाई बाय गामा माइनस सीवी इक्वल टू क्या हो गया, आर, यस और नो। और यहां से बात करें बेटा सीवी, सीवी को अगर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यस और नो, क्लियर। तो यहां से क्या लिखेंगे, सीवी, सीवी इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, आर अपॉन गामा माइनस वन। अरे कैसे देखो बेटा, मैं वैल्यू पुट करता जा रहा हूं, बात समझ में आ रही है क्या। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीवी की वैल्यू आ गई। अगर यहां मैं सीवी की वैल्यू पुट करूं तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। सीवी की जगह देखो क्या लिखूंगा, आर, आर अपॉन क्या, गामा माइनस वन, क्लियर। आगे क्या बच गया बेटा, डेल टी, ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, क्लियर। और एन आर डेल टी को कहीं जगह बेटा क्या लिख के दे देगा, ऐसे भी लिख के दे देगा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन क्या लिखेगा, गामा माइनस वन। कैसे किया, समझ में आ गया, यस और नो। ये वर्क डन किस कंडीशन में आ गया बेटा, एडियाबेटिक वाली कंडीशन में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक रिलेशन और डायरेक्टली पूछा हुआ है कि एडियाबेटिक वाली कंडीशन में वर्क डन है किसके इक्वल होता है। तो समझना बच्चों, आपको ध्यान अपने क्या कहा, W इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, यस और नो होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और डेल वी को क्या लिख सकता हूं, V2 माइनस V1, यस और नो लिख सकते हैं बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो बेटा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अगर वॉल्यूम की बात करें तो हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो V क्या लिखूंगा, NRT, NRT अपॉन क्या हो गया, P। अरे यस और नो, हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब V2 और V1 की जगह मैं अलग अलग वैल्यू पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं बेटा। तो क्या लिखूंगा, W इक्वल टू P एक्सटर्नल माइनस के साथ, ये तो ऐसा कैसा, मल्टीप्लाई बाई V2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, NRT2 अपॉन क्या हो गया, P2, ठीक है। और V1 की जगह क्या लिखूंगा, NRT1 अपॉन क्या लिखूंगा, P1। बच्चों अभी जो हमने इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वाली कंडीशन देखी थी, देखो वैसे ही कंडीशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चा कहेगा सर ये क्या, अभी तो आपने क्या कहा था, अभी आपने वहां पर ओनली टी लिखा था, अब T1 T2 अलग अलग क्यों लिख दिए, इसलिए लिख दिए बेटा वो आइसोथर्मल वाली कंडीशन थी, समतापी प्रक्रम वाली कंडीशन थी, तो वहां पर टेम्परेचर की एक फिक्स वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, अरे दो अलग अलग टेम्परेचर होंगे या नहीं होंगे, T1 और T2, बात को समझ रहे हो। इस वजह से मैंने ये आइसोथर्मल नहीं है तो दो अलग अलग टेम्परेचर ही हमें देगा, क्लियर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनली अपन W इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे, एन आर को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 अपॉन P2 माइनस क्या करेंगे, T1 अपॉन P1, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, और अगर एलसीएम लेके करें तो क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल
क्या लिखेंगे एन आर, अगर एलसीएम लेके करे बेटा तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1 P2, अगर एलसीएम ले P2 से P2 चला गया तो क्या बच गया P1, तो क्या लिखेंगे P1 T2 माइनस क्या करेंगे P1 से P1 चला गया तो क्या लिखेंगे P2 T1। आ गया समझ में? तो बच्चे को कई बार क्या करेगा ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है, लेकिन कैसे करता है समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? फटाफट नोट करो बेटा। चलो बेटा एक काम करो, देखो क्लास का टाइम हो रहा है बच्चों, देखो एक रिलेशन और बताता हूं बेटा। क्या नॉर्मली क्या करेगा गामा के रेस्पेक्ट में क्या करेगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या करता है बेटा डायरेक्टली रिलेशन पूछता है कि प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर, टेम्परेचर वॉल्यूम, इनमें रिलेशन गामा की टर्म में क्या होता है। ओके तो एक्चुअल में ध्यान रखना ये 2-3 रिलेशन ध्यान रखना। क्या एक तो क्या होता है बेटा पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या कहा पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या v की पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। एक क्या होता है अगर टेम्परेचर को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करें तो क्या होता है टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट होता है। क्या कहा टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा टी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा v और इसकी पावर गामा माइनस 1। समझ में आ गया? क्लियर? एक बच्चों क्या करेगा अगर टेम्परेचर को प्रेशर के रेस्पेक्ट में कोरिलेट करे तो क्या लिखेगा t की पावर गामा p की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग तो टी की पावर गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 बाई पी की पावर 1 माइनस गामा। यस और नो? और यहां से अगर पावर हटाऊं तो ये इसके 1 बाई में आएगी या नहीं आएगी? अरे एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं पावर 2 तो दूसरी तरफ क्या आता है 1/2 आता है बेटा। वैसे ही यहां से अगर पावर गामा हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा टी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई पी की पावर 1 बाई पी की पावर देखो बेटा 1 माइनस गामा तो है ही है और ये गामा भी इधर पावर में आ जाएगा। मैंने कैसे किया है समझ में आ गया? यस और नो? तो क्या करेंगे बच्चों देखो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या 3 रिलेशन ये आ गए टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का गामा के रेस्पेक्ट में। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हमारे ये बहुत काम आएंगे। मैंने क्या कहा सीक्वेंस से याद रखना पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। फिजिक्स में आप डिटेल से पढ़ते हो बेटा, यहाँ अपने ज्यादा यूज तो नहीं होंगे कैसे आते क्या आते हैं, लेकिन ये सीधे रिलेशन हमारे कई बार जरूर काम आ जाएंगे इसलिए बता दिया क्वेश्चन में हमारे काम आएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? ये बच्चों देखो वर्क डन की कई सारी कंडीशंस अपने डिस्कस की है, एक एक चीज मैंने बताई है कैसे आपको करना है और क्या करना है। क्लियर? एक एक चीज अच्छे से जाके समझना रिवाइज करना तो डाउट पूछना। ठीक है? कल वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे एक कंडीशन और पढ़ेंगे बेटा। क्या कहा? एक कंडीशन और पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, उसके बाद वर्क डन पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट? यस और नो? यस और नो? चलो बेटा अरे यहां तक ठीक है ना? चलो बेटा ठीक है वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना बेटा एक एक चीज जो मैंने बताई हर कंडीशन मैंने बताई है इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन वाली कंडीशन जो आएगी एक तो रिएक्शन वाली आएगी और एक आएगी रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाली कंडीशन है, एक है एडियाबेटिक पर। बाकी जो जो मैंने ब्लॉक किया बेटा मैक्सिमम क्या होगा उस पर सीधा टिक लगाने वाला ऑप्शन बनेगा। वर्क डन के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है और एक एक चीज मैंने बताई है। क्लियर? ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। ठीक है आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बेटा।